नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की उस जबरदस्त नॉवेल गोदान की, जिसने आज भी लोगों के दिलों में एक खास जगह बना रखी है। बिल्कुल। गोदान को तो अक्सर हिंदी का सबसे बड़ा उपन्यास कहा जाता है, और शायद सही भी है। हाँ, और हमारे पास इसे समझने के लिए काफी कुछ है। कुछ एकेडमिक पेपर्स हैं, नॉवेल के कुछ हिस्से भी, और कुछ लोगों के अपने ख्याल भी। तो कोशिश रहेगी कि इन सब की मदद से गोदान के असली मतलब को समझे, देखें कि क्या खास है इसमें। इरादा यही है कि इसकी कहानी, इसके जो यादगार किरदार हैं और वो मुद्दे जो प्रेमचंद ने उठाए थे, उनको समझा जाए। और सबसे बढ़कर ये देखना कि उस वक्त यानी 20वीं सदी की शुरुआत में हिंदुस्तान के गांव की जिंदगी असल में कैसी थी। हाँ, जैसे प्रेमचंद ने बिल्कुल जिंदा कर दिया है अपने पन्नों पर। जी। और कहानी का दिल वो है एक बहुत ही मामूली सा सपना। होरी महतो, एक गरीब किसान, बस एक गाय चाहता है। सुनने में कितना छोटा लगता है ना। हाँ, बहुत छोटा। लेकिन ये छोटा सा सपना कैसे उसकी पूरी जिंदगी का संघर्ष बन जाता है, और उस वक्त के पूरे समाज का आईना, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि वो गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी। उस जमाने में किसान के लिए गाय का मतलब था इज्जत, घर में थोड़ी खुशहाली और अपना धार्मिक फर्ज वो भी पूरा करना। ये सब कुछ एक गाय से जुड़ा था। हम्म तो कहानी का हीरो है होरी महतो, उत्तर प्रदेश के अवध इलाके का बेलारी गांव का एक आम किसान। जी। परिवार में पत्नी धनिया है, बेटा गोबर और दो बेटियां हैं, सोना और रूपा। और जैसा आपने कहा, होरी की बस एक ही धुन है, एक गाय। हाँ, और वो सेमरी गांव के भोला नाम के ग्वाले से थोड़ी चालाकी दिखाकर, कह लीजिए 80 रुपए उधार लेकर गाय ले भी आता है। चलो, सपना पूरा हुआ लगा। हाँ, पर लेकिन यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। खुशियां ज्यादा देर टिकती नहीं। होरी का अपना सगा भाई हीरा उफ। चलन के मारे गाय को जहर दे देता है। ये दिखाता है कि गरीबी और बेबसी रिश्तों को कैसे, कितना कड़वा बना सकती है। और कर्ज लेता है अपना धर्म और परिवार की वो झूठी इज्जत बचाने की कोशिश में। वो और गहरे दलदल में फंस जाता है। यहाँ उसका भोलापन भी दिखता है और परंपराओं का बोझ भी। और मुश्किलें कम कहाँ होती हैं। फिर होरी का बेटा गोबर, वो उसी भोला की विधवा बेटी झुनिया को गर्भवती कर देता है और शहर भाग जाता है। लखनऊ। हाँ, लखनऊ भाग जाता है, जिम्मेदारी से एकदम मुंह मोड़ लेता है। लेकिन यहाँ होरी और खासकर धनिया का बड़ा दिल दिखिए। वो समाज की परवाह नहीं करते। बिल्कुल। वो बेसहारा गर्भवती झुनिया को अपने घर में पनाह देते हैं। ये उस वक्त के हिसाब से देखें तो बहुत हिम्मत का काम था। बहुत ज्यादा। मगर गांव की पंचायत कहाँ मानने वाली थी। गांव के जो बड़े लोग थे, जैसे पंडित दाता दीन और ठाकुर झिंगूरी सिंह, हाँ, वो लोग। वो भड़काते हैं और पंचायत होरी पर झुनिया को रखने के जुर्म में, सोचिए, 100 रुपए नकद और 30 मन अनाज का भारी जुर्माना ठोक देती है। ये तो कमर तोड़ने वाली बात थी। बिल्कुल, होरी की कमर ही टूट जाती है इससे। और बस यहीं से शुरू होता है कर्ज का वो अंतहीन सिलसिला। जमींदार राय साहब, साहूकार मतलब गांव के सूदखोर, जैसे दाता दीन, झिंगुरी सिंह, पटवारी पटेश्वरी लाल, सहुआइन, सबके सब मिलकर होरी को नोचते हैं। वो सिस्टम का शिकार बन जाता है जहां गरीब किसान का कोई पुरसहाल नहीं था। हालत इतनी खराब हो जाती है कि अपनी जमीन बचाने के चक्कर में उसे अपनी बेटी रूपा की शादी मजबूरी में सिर्फ 200 रुपए लेकर करनी पड़ती है। हाँ, एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा। क्या होगा। लगातार मेहनत, चिंता और कर्ज के बोझ तले होरी की सेहत जवाब दे जाती है। वो अपने पोते के लिए दूध जुटाने और वो गाय खरीदने का अधूरा सपना लिए खेतों में खटता रहता है, और आखिर में वो थकान और निराशा से दम तोड़ देता है। मरते वक्त सबसे माफी मांगता है, शायद अपनी मजबूरियों से, शायद उस व्यवस्था से हार जाने के लिए। और फिर आता है वो सीन जो शायद गोदान का सबसे यादगार और दिल चीर देने वाला पल है। हाँ। होरी की मौत के बाद जब पंडित दाता दीन गोदान यानी गाय के दान की रस्म के लिए कहता है, तो धनिया अपने पास रखे आखिरी 1.25 रुपए जो उसने सूत काटकर बड़ी मुश्किल से जमा किए थे, हाँ, 1.25 रुपए, वो पंडित के हाथ पर रखकर कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा। यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। उफ, क्या विडंबना है। जिंदगी भर जिस गाय के लिए होरी तरसता रहा, वो सपना उसकी मौत पर इस भयानक गरीबी में सिर्फ 1.25 रुपए की शक्ल में प्रतीकात्मक रूप से पूरा होता है। बिल्कुल, ये उस वक्त के धर्म और समाज के खोखलेपन पर कितना तीखा कटाक्ष है। ये सीन तो जैसे पूरे उपन्यास का निचोड़ है। सही कहा।
चलिए अब किरदारों पर थोड़ी और नजर डालते हैं। होरी महतो की बात करते हैं पहले। कई स्रोत कहते हैं कि वो सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो उस वक्त के करोड़ों भारतीय किसानों का चेहरा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वो मेहनती है, ईमानदार है, ऊपर वाले से डरता है और अपनी परंपराओं और धर्म यानी कर्तव्य की रस्सी से बुरी तरह जकड़ा हुआ है। लेकिन यही धर्म ही कई बार उसके शोषण का कारण बन जाता है ना? बिल्कुल। वो पिसता रहता है जमींदार राय साहब, साहूकार दाता दीन और झिंगुरी, भ्रष्ट पटवारी पटेश्वरी और धर्म के ठेकेदार दाता दीन जैसे लोगों के बीच। ये सब उसका फायदा उठाते हैं। हाँ, पर उसमें अच्छाइयाँ भी बहुत हैं। सच्चाई, धीरज, मेहनत, परिवार के लिए सब कुछ करना, भाइयों का बोझ उठाना, झुनिया और फिर सेलिया जैसी बेसहारा औरतों को पनाह देना। जी, गुण तो हैं, लेकिन कमजोरियां भी साफ दिखती हैं। वो जरूरत से ज्यादा भोला है, अपने ऊपर हो रहे जुल्म को चुपचाप सह लेता है, सिस्टम से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हाँ, वो पुलिस को रिश्वत देना, पंचायत का गलत फैसला मान लेना, ये सब उसकी कमजोरी भी है और शायद मजबूरी भी। हाँ, कह सकते हैं। उसका वो गाय का सपना दरअसल इज्जत और 2 वक्त की रोटी का सपना है, पर यही सपना उसे बर्बादी की तरफ ले जाता है। वो गांव के उस जीवट का प्रतीक है जो सब कुछ सहकर भी जिंदा रहता है, और साथ ही उस त्रासदी का भी जो इस जीवट को कुचल देती है। अब बात करते हैं धनिया की, होरी की बीवी। और क्या कमाल का किरदार बनाया है प्रेमचंद ने, होरी से एकदम अलग। हाँ, धनिया बहुत प्रैक्टिकल है, हिम्मत वाली है और गलत बात पर बोलने से डरती नहीं। जहां होरी चुप रह जाता है, धनिया आवाज उठाती है। बिल्कुल, वो होरी के फैसलों पर सवाल करती है। जैसे जब होरी अपने भाई हीरा की शिकायत नहीं करना चाहता पुलिस में, वो यथार्थवादी है। उसे गरीबी झेलनी पड़ती है, यहां तक कि होरी की मार भी, लेकिन वो दबती नहीं। हाँ, एक जगह तो होरी उससे सबके सामने पीटता भी है, फिर भी वो गांव के मुखियाओं के सामने तन कर खड़ी हो जाती है। और बाद में जब होरी बीमार होता है तो वही उसकी देखभाल भी करती है। वो औरत के हिम्मत और सहन शक्ति की मिसाल है। वो उसूलों की पक्की है, गांव के रिवाजों के खिलाफ जाकर झुनिया को और बाद में निचली जाति की मानी जाने वाली सेलिया को भी सहारा देती है। अपने बच्चों के साथ साथ हीरा के बच्चों का भी पेट पालती है। जी, और गांव के शोषकों को लताड़ने से भी नहीं चूकती। लेकिन पूरी तरह बागी भी नहीं है। कुछ परंपराओं को वो भी मानती है, जैसे बेटी सोना की शादी में दहेज देती है, ये कहकर के इससे मान मर्यादा बनी रहती है। हाँ, ये विरोधाभास उसे और असली बनाता है। धनिया उस दौर की औरतों के संघर्ष, उनकी हिम्मत और उनकी मजबूरियों का एक जीता जागता पोर्ट्रेट है, कह सकते हैं। बिल्कुल। फिर आता है गोबर, होरी का बेटा। ये नई पीढ़ी का नुमाइंदा है। हाँ, वो बाप की तरह घुट घुट कर नहीं जीना चाहता। बड़ा बनने की चाहत है, बेहतर जिंदगी की तलाश में गांव छोड़कर लखनऊ चला जाता है। शुरू में तो गांव का सीधा लड़का ही लगता है, पर शहर जाकर दुनियादारी सीख जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है। हाँ, लेकिन थोड़ा मतलबी और बेपरवाह भी हो जाता है। झुनिया को गर्भवती करके भाग जाना इसी का सबूत है। पर उसमें एक चिंगारी भी है। गांव लौटकर वो एक नाटक के जरिए गांव के बड़े बड़ों, पंडित, ठाकुर, साहूकार का मजाक उड़ाता है, उनके पाखंड को दिखाता है। हाँ, वो दिलचस्प हिस्सा है। बाप बेटे में पुरानी और नई सोच का टकराव भी साफ दिखता है। शहर की जिंदगी उसे भी आसानी से रास नहीं आती, वहां भी शोषण है। वो शराब पीने लगता है, जुनिया से बुरा बर्ताव करता है, उसे अभागिन औरत तक कहता है। जी, लेकिन फिर उसमें बदलाव की गुंजाइश दिखती है। एक मजदूर हड़ताल में जब उसे चोट लगती है, तब उसे होश आता है। वो झुनिया की कद्र करना सीखता है, जिम्मेदार बनने की सोचता है। तो गोबर का किरदार गांव से शहर जाने वालों की उम्मीदें, उनके संघर्ष और उनकी उलझनों को दिखाता है। बिल्कुल। और झुनिया का किरदार भी कमजोर नहीं है। भोला की विधवा बेटी जो समाज के नियमों का शिकार है। विधवा होने के कारण वो वैसे ही कमजोर हालत में है। गांव के शरीफ लोग, यहाँ तक कि पंडित जी भी उस पर बुरी नजर रखते हैं। ये दिखाता है कि अकेली औरत कितनी असुरक्षित थी उस जमाने में। जी। गोबर के साथ प्यार, फिर धोखा, प्रेगनेंसी, गांव का बहिष्कार, वो बहुत कुछ झेलती है। होरी और धनिया सहारा न देते तो उसका क्या होता? हाँ, क्या होता? शहर में भी उसकी मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ती। अकेलापन, गोबर का बुरा बर्ताव, एक बच्चे की मौत, दूसरी डिलीवरी में मौत से सामना। पर वो टूटती नहीं। जब गोबर घायल होता है तो वो मजदूरी करके घर चलाती है, उसका सहारा बनती है। उसे अपनी कीमत समझ आती है कि वो सिर्फ गोबर की रखेल नहीं है। सही है। झुनिया उस दौर की औरतों, खासकर विधवाओं के शोषण और फिर अपने पैरों पर खड़े होने की कहानी कहती है। हाँ, और फिर सेलिया है, एक और औरत जो पिस रही है,
लेकिन उसका संघर्ष जाति के सवाल से भी जुड़ा है। हाँ, सेलिया चमार जाति से है। उसका शोषण दोहरा है। एक तो दातादीन के खेतों में बेगारी, बिना मजदूरी के काम, और दूसरा दातादीन का बेटा मातादीन उसका यौन शोषण करता है। मातादीन शादी का झांसा देता है, पर जब सेलिया माँ बनने वाली होती है तो पहचानने से इनकार कर देता है। ब्राह्मण जो ठहरा, उसे अपने ही समाज का गुस्सा भी झेलना पड़ता है। उसकी माँ कहती है, ब्राह्मण की रखेल बनी है तो उन्हीं की तरह रह, हमारी जात में क्यों रहती है। उसे भी धनिया ही आश्रय देती है। वो बच्चे को जन्म देती है, खेतों में काम करके अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है मातादीन के किरदार में। हाँ, बताइए। जब गांव वाले गुस्से में मातादीन के मुंह में जानवर की हड्डी ठूसकर उसका धर्म भ्रष्ट कर देते हैं, और फिर जब उसके और सेलिया के बेटे की मौत हो जाती है, तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अच्छा। वो पछताता है, सेलिया के पास लौटता है और ब्राह्मण होने के घमंड को छोड़ देता है। कहता है, जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है। वाह, ये तो कहानी में एक बड़ा मोड़ है। जी, ये कहानी जाति और लिंग के जुल्म के साथ साथ बदलाव और इन बंधनों को तोड़ने की उम्मीद भी जगाती है। इनके अलावा शोषकों की पूरी फौज है। पाखंडी पंडित और साहूकार दातादीन, उसका बेटा मातादीन जो बाद में बदलता है, ठाकुर झिंगुरी सिंह, बेईमान पटवारी पटेश्वरी, जमींदार राय साहब, ये सब ऊंची जाति, लालच और ढोंग का प्रतीक हैं। हाँ, ये विलन गैंग कह सकते हैं। और शहर के किरदार भी हैं। पढ़ी लिखी मॉडर्न सोच वाली डॉक्टर मालती, फिलोसोफर मेहता साहब, बिजनेसमैन खन्ना साहब और उनकी सीधी साधी पत्नी गोविंदी। हाँ, वो गांव और शहर के बीच का कंट्रास्ट दिखाते हैं। जी, ये लोग शहर की जिंदगी, उसकी अच्छाई बुराई और गांव के साथ उसके कनेक्शन को दिखाते हैं। तो ये किरदार हमें सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, इनके जरिए प्रेमचंद उस समाज की नब्ज पकड़ते हैं। खास तौर पे जो शोषण का जाल फैला हुआ था, वो कई लेवल पर दिखता है ना? बिल्कुल, ये उपन्यास का सेंट्रल थीम है, आप कह सकती हैं। किसानों की गरीबी, उनकी कभी न खत्म होने वाली मेहनत, छोटी छोटी खुशियां और गहरी निराशा, प्रेमचंद ने इसे बिना किसी लाग लपेट के दिखाया है। होरी की कहानी हर उस किसान की कहानी है जो उस व्यवस्था में पिस रहा था। और शोषण हर तरफ है। पैसे का शोषण जमींदार, साहूकार, पटवारी कर रहे हैं। कर्ज एक ऐसा दलदल है जिससे निकलना नामुमकिन है। हाँ, ये उस फ्यूडल सिस्टम पे सीधी चोट है। फिर समाज और धर्म के नाम पर शोषण है। जाति का भेदभाव सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्राह्मणों का दबदबा, धर्म और अंधविश्वास का डर दिखाकर गरीबों को लूटना। और हाँ, औरतों का शोषण भी। धनिया को मार पड़ती है, जूनिया और सेलिया का शारीरिक और भावनात्मक शोषण होता है। उनकी अपनी मर्जी या पहचान ना के बराबर है। हाँ, एक स्रोत खास तौर पर दलित महिलाओं की हालत पर रोशनी डालता है कि कैसे उन्हें जाति और लिंग दोनों वजहों से दोहरी मार झेलनी पड़ती थी। सही बात है। जाति व्यवस्था तो जैसे उपन्यास की रग रग में बसी है। एक स्रोत ने इसी पर फोकस किया था। साफ दिखता है कि कैसे ब्राह्मण ठाकुर ऊपर हैं, फिर होरी जैसे किसान और सबसे नीचे सेलिया जैसे दलित। और ये ऊंच नीच समाज के हर पहलू, रोटी, बेटी, इज्जत, सबको तय करती है। एक दिलचस्प पॉइंट ये भी था कि ऊंची जातियां ज्यादातर कामचोर और दूसरों पर पलने वाली, मतलब पैरासिटिक दिखाई गई हैं, जबकि असली मेहनत निचली जातियां ही करती हैं। हाँ, ये कंट्रास्ट साफ है। प्रेमचंद साफ तौर पर जाति के इस अन्याय के खिलाफ लिखते हैं और इसे चुनौती भी देते हैं, जैसे मातादीन का बदलना और ये कहना कि असली ब्राह्मण वो है जो अपना धर्म निभाए, ना कि जो सिर्फ जन्म से ब्राह्मण हो। धर्म और नैतिकता का सवाल भी बड़ा पेचीदा है इसमें। हाँ, हर किसी के लिए धर्म का मतलब अलग है। होरी के लिए ये नियम कानून मानना है, चाहे खुद पिस जाए। धनिया के लिए अन्याय के खिलाफ बोलना ही धर्म है। और दातादीन जैसे लोग, वो धर्म का चोला पहनकर अधर्म करते हैं। और आखिर में वो गोदान की रस्म की कड़वी सच्चाई, धर्म के नाम पर एक मरते हुए इंसान की आखिरी इच्छा का मजाक उड़ाना। उपन्यास बदलते हुए समाज और उसके अंदर के टकरावों को भी पकड़ता है। बिल्कुल, पुरानी पीढ़ी होरी और नई पीढ़ी गोबर की सोच का टकराव, गांव और शहर की जिंदगी का फर्क, औरतों का संघर्ष। एक तरफ पारंपरिक बंधन है तो दूसरी तरफ धनिया, जुनिया, सेलिया, मालती जैसी औरतें हैं जो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। गोबर, जुनिया, मातादीन, सेलिया जैसे अंतरजातीय रिश्ते उस वक्त के समाज को सीधी चुनौती थे। और इन सब के बीच इंसानी रिश्ते भी हैं। प्यार, तकरार, धोखा, माफी, दया। होरी धनिया का रिश्ता, होरी गोबर का टकराव, होरी का परिवार के लिए त्याग, धनिया का जुनिया, सेलिया को अपनाना और सबसे ऊपर मुश्किलों से लड़ने का जज्बा, वो रेजिलियंस।
हाँ, यही सब मिलके गोदान को इतना गहरा और मानवीय बनाते हैं। बिल्कुल। चलिए अब जरा प्रेमचंद के लिखने के अंदाज और उनके असर पर भी बात कर लें। उनका रियलिज्म यानी यथार्थवाद तो मशहूर है ही। हाँ, प्रेमचंद को हिंदी में सामाजिक यथार्थवाद का अगुवा माना जाता है। गोदान उसका शिखर है। गांव की जिंदगी, गरीबी, शोषण, उन्होंने इसे इतना सच्चा और करीब से दिखाया है कि लगता है सब आंखों के सामने हो रहा है। वो समाज का एक्सरे कर देते हैं जैसे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और उनकी भाषा कितनी सरल और अपनी सी लगती है। बिल्कुल, उन्होंने किताबी हिंदी के बजाय आम लोगों की भाषा, हिंदुस्तानी, जिसमें हिंदी उर्दू घुले मिले हैं, का इस्तेमाल किया। गांव की बोलीबानी का पुट डाला। इससे उनके किरदार और कहानी ज्यादा असली लगते हैं और सीधे दिल तक पहुंचते हैं। जी हाँ, किरदारों के लिए उनके मन में दर्द और हमदर्दी भी दिखती है। हाँ, वो अपने किरदारों से प्यार करते हैं, उनके दुख दर्द को महसूस करते हैं। शोषण और तकलीफ के बावजूद वो उनकी इंसानियत और गरिमा को बचाए रखते हैं। होरी हार जाता है पर पाठक की नज़र में छोटा नहीं होता। सही। और वो सिर्फ कहानी नहीं कहते, समाज को आईना भी दिखाते हैं। बिल्कुल। उनका मकसद ही समाज की बुराइयों, जातिवाद, ऊंच नीच, औरतों का शोषण, अंग्रेजी राज में किसानों की लूट पर चोट करना था। उनके लिखने में एक समाज सुधारक का जज्बा साफ झलकता है। हाँ, इसमें सिंबल्स का भी इस्तेमाल है क्या? जैसे गाय। हाँ, गाय बहुत बड़ा प्रतीक है। वो खुशहाली, इज्जत, धर्म सब कुछ है होरी के लिए। और अंत में वो एक ऐसा सपना बन जाती है जो कभी पूरा नहीं होता। और गोदान की रस्म? वो अपने आप में परंपरा और असलियत के बीच के फासले का प्रतीक है, विडंबना है पूरी। सही है। तो आज गोदान की क्या अहमियत है? प्रेमचंद की ये विरासत कितनी जिंदा है? मेरे ख्याल से गोदान आज भी हिंदी साहित्य की सबसे महान रचनाओं में से एक है। इसने बाद के लिखने वालों को बहुत प्रभावित किया है। और इसमें उठाए गए मुद्दे, किसानों का कर्ज, शोषण, समाज में गैर बराबरी, जाति का सवाल, आज भी हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। इसलिए ये कहानी आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। हाँ, बिल्कुल। इस पर फिल्में, सीरियल बनना बताता है कि ये लोगों को आज भी अपील करती है। जी। तो कुल मिलाकर गोदान 20वीं सदी की शुरुआत के हिंदुस्तानी गांवों की जिंदगी, वहां के किसानों के संघर्ष, शोषण, जाति के जुल्म और इन सब के बीच इंसान के टिके रहने के जज्बे की एक बेहद ताकतवर और सच्ची तस्वीर है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी शायद यही है कि ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। किसानों का कर्ज, समाजी नाइंसाफी, जाति का भेदभाव, ये बातें आज भी खत्म नहीं हुई हैं। प्रेमचंद की कला इसी में है कि वो बड़ी आसानी से और गहरी हमदर्दी के साथ इंसान और समाज की उलझनों को पकड़ लेते हैं। उनका यथार्थवाद सिर्फ बाहरी नहीं, वो किरदारों के मन के अंदर तक जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। करीब 90 साल पहले प्रेमचंद ने गांव के जिस यथार्थ को गोदान में दिखाया था, वो आज कितना बदला है? होरी महतो की तकलीफों के कौन से हिस्से आज भी हमारे आसपास गूंजते सुनाई देते हैं?